गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा करने में यानी कि मोल संकल्पना की चर्चा करने से पहले कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, उन पर चर्चा करना थोड़ा सा ज़्यादा अनिवार्य है। फिर इस पर हम आएंगे, हालांकि है इसी से रिलेटेड, पर उनको जानना यानी उनको जानने के बाद इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से जान सकते हैं, इसलिए पहले उनको सीखते हैं फिर इस पर आते हैं। तो देखिए, इसमें जो टर्म्स हम देख रहे हैं, एटॉमिक मास, यहाँ पे इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो ये परमाणु द्रव्यमान की है क्या एक्चुअली में? तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम एक्चुअली में वो एक एटम के मास की बात कर रहे हैं। अब देखिए है क्या कि जो हमारे पास कन्वेंशनल यूनिट्स हैं मेजरमेंट की, जैसे कि मान चलिए कि किसी चीज़ को हमें मेजरमेंट करना है, शुगर लेना है, नमक लेना है या कुछ अन्य चीज़ें लेनी है, तो उसमें है क्या कि हम किलोग्राम में चीज़ों को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम परमाणु की बात करें, अणु की बात करें, तो ये बहुत छोटी इकाइयाँ होती हैं। इतने छोटे कण होते हैं ये कि इन कणों का मेजरमेंट हम किलोग्राम से नहीं कर सकते हैं, किलोग्राम या ग्राम से नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा कि उनका मेजरमेंट किया जा सके। तो इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए, किसी परमाणु का द्रव्यमान मेजरमेंट करने के लिए आज तो हमारे पास कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड यंत्र हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके द्वारा हम एक एटम का द्रव्यमान माप सकते हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी के दरमियान हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। तो उस समय कैसे करते थे हम? उस समय की एक स्टैंडर्ड मान लिया करते थे और उस स्टैंडर्ड के फिर तुलनात्मक हम तुलना करके अन्य परमाणुओं की क्या करते थे, परमाणु द्रव्यमान की गणना करते थे। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है हमने 1 मान लिया, फिर उसी के तुलना में हमने कैलकुलेशन किया। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा वेरी कर रही थी, तो इसको फिर बाद में इस स्टैंडर्ड को मना कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया, ऑक्सीजन भी कुछ दिनों बाद हट गया। हालांकि ये बहुत इतिहास पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर एक जनरल परसेप्शन आपको बता रहे हैं। फिर बाद में 1961 में एक स्टैंडर्ड हमने लिया कार्बन 12 का। कार्बन 12 का स्टैंडर्ड लिया, उसको आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन 12 का हमने स्टैंडर्ड लिया और इसी के बेस पर आज हम किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए है क्या एक्चुअली में यहाँ पर हम कार्बन 12 को क्यों लिए हैं, सबसे पहले तो बात ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए है क्या कि नेचर में जो इसकी उपलब्धता है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है ये, और इसके जो अन्य आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स की जो मात्रा है इसकी तुलना में काफी कम है। कहने का मतलब कि जो कार्बन के परमाणु हैं, मैक्सिमम कार्बन परमाणुओं का जो अपडेट है वो C12 के ही परमाणुओं का है। C12 के अलावा यहाँ पर C13 होता है, C14 है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो इनके जो परमाणुओं का परसेंटेज कह सकते हैं या उपलब्धता है नेचर में, इसकी तुलना में बहुत कम है। तो हम कह ही सकते हैं कि जो कार्बन परमाणु हैं, कार्बन 12 जो परमाणु हैं, इनका अगर हमें द्रव्यमान पता चल जाए तो इसके बेसिस पर हम अन्य का द्रव्यमान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली में यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है, कार्बन 12 है, इसके जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कितना हमने मेजरमेंट कर लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कर लिया 1.99 × 10⁻⁻⁴
-23 ग्राम कर लिया। केजी में कर रहेंगे अगर इसको तो 1.99 इंटू 10⁻26 केजी हो जाएगा। हालांकि हमारे लिए जो सबसे कन्वेंशनल यूनिट है वो ग्राम है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो कार्बन परमाणु के 12 का जो परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना है, इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया। इसको किससे किया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से किया है। अब है क्या यहाँ पर कि हमने एक यूनिट डिसाइड किया है AMU। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट में है क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो जो यहाँ पर AMU है उसको हमने इस कार्बन परमाणु से रिलेट किया। तो हमने यहाँ पर कहा कि एक AMU की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/12 ऑफ 1/12 इंटू C12 का एक परमाणु का द्रव्यमान, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। समझ में आया? तो देखिए एक AMU की परिभाषा क्या है कि कार्बन परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग को हमने क्या माना, एक AMU, एक स्टैंडर्ड है, माना, सपोज कर लिया है ऐसा, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है और इतिहास भी है कुछ चीजों का, लेकिन उस पर बाद में कभी चर्चा कर लिया जाएगा। अभी हम ये कह रहे हैं आपको कि एक AMU की जो हमने माना स्टैंडर्ड, तो कार्बन 12 का एक परमाणु का द्रव्यमान ले लीजिए, उस परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग कर दीजिए, जो आएगा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक AMU। तो अब शायद आपको एक AMU की अहमियत पता चली होगी। तो यहाँ पर कार्बन 12 का एक परमाणु कितना है भैया, अभी आप देखो यहाँ पर ये है 1.99 इंटू 10⁻23। इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जब 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻23, 24 आएगा, 24 ग्राम जाएगा। तो ठीक है ना, 24 इतना कर दिया। तो यानी कि एक AMU बराबर कितना हो गया, एक AMU बराबर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में है, तो ग्राम में, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राम पे था, ये ग्राम में हो गया। तो देखिए एक AMU को हमने डिफाइन कर लिया कि एक AMU की जो वैल्यू है वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होगी। तो इस तरह से अब इससे कंपेयर किया, हम जैसे हाइड्रोजन को कंपेयर किया, तो हाइड्रोजन का जो एक AMU होगा, एक AMU इधर लिख देते हैं, तो इतना आप नोट करिए, फिर आगे को चर्चा करते हैं। तो इसको देखिए, तो शायद ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और इसको ध्यान से पढ़िए। ये चीजें बहुत बेसिक हैं, इनको जब आपको पता रहेगा तभी आप आगे चीजों को समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होती है। तो हम जैसे हाइड्रोजन का कहते हैं, तो हाइड्रोजन का जो एक AMU है, एक AMU कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब ये चीजें थोड़ा सा हैं, कैलकुलेशंस में हो जाती हैं, पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो एक AMU में, अब इसी तरह से कार्बन 12 जो है, इसके एक एटम का जो द्रव्यमान होगा, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, उसको हमने क्या मान लिया, 12 AMU मान लिया, ठीक है ना। यानी C12 परमाणु के को हमने कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया। ऐसे ऑक्सीजन का मान लेंगे हम यहाँ पर C6, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु को देखेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 16 AMU हो जाएगा। इस तरह से हम आप किसी का आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर परमाणु
एटॉमिक मास के बारे में था। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब है क्या एक्चुअली में कि हर जगह एटॉमिक मास नहीं है। ये तो हमने मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन के केस में देख लिया। क्लोरीन के केस में क्या है, यहाँ पर जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के जो है दो आइसोटोप्स हैं नॉर्मली। उसमें एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है यहाँ पर क्लोरीन 37। इसका जो अपडेट है उसका रेशियो है 3 और इसका है 1 प्रकृति में। अगर वैसे देखें तो ये 75 है और ये 25% में है। तो अब देखिए, आपने देखा होगा कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना मानते हैं हम, 35.5 AMU। अभी आपने देखा था, इससे पहले तो हमने किसी में ये नहीं माना था, लेकिन इसमें मान रहे हैं, ये है ऐसा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए इसको समझने के लिए कुछ इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। हिंदी में क्या कहेंगे उसको, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो हम जो आइसोटोप्स होते हैं जिन तत्वों के, उनका जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं उसका हम एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निकालें Cl का परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 35 है और इसका 3 है, प्लस ये है 37 और इसका परसेंटेज 1 है, डिवाइड बाई कितना यहाँ पर रेशियो है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 35.5 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना AMU आ जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ऐसे है कि हम मान लेते हैं कि हमने परसेंटेज में लिया, तो हमने इसको यूज किया है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि X, जितने भी इस दुनिया में क्लोरीन के एटम्स हैं वो सब क्या हैं, X टाइप के हैं। अब X टाइप में आप देख रहे हैं कि 75% जो है 35 के हैं और 37 के जो है 25 है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75/100 X हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25/100 X हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही चीज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको 75/100 X प्लस यहाँ पर 25/100 X, सॉरी यहाँ पर इतना इंटू 35 प्लस 25/100 X इंटू 37 डिवाइड बाई X। यानी कि इनका जो सम है उसको हम कुल से डिवाइड कर दिए, कुल द्रव्यमान से। कहने का मतलब जो क्लोरीन है इसका, इस दुनिया में जितने भी क्लोरीन है वो कुल द्रव्यमान X है। तो जो 75 वाले हैं उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 25 वालों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा परसेंटेज कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर X हर जगह से कट जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 35.5 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर औसत परमाणु क्रमांक निकालते हैं और क्लोरीन का जो 35.5 AMU आया है वो इस हिसाब से आया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास को कैसे हम समझते हैं। मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे अणु द्रव्यमान। तो किसी अणु का जो द्रव्यमान है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी अणु का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी परिभाषा तो दी गई है पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको कि किसी अणु में उपस्थित जितने परमाणु हैं उन सब के द्रव्यमानों का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं, अणु द्रव्यमान कहते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पर देखते हैं CH4 ले लिया, इसमें कार्बन परमाणु कितना है, 1 C है प्लस 4 H है। तो इसका कितना परमाणु द्रव्यमान है, 12 AMU है
प्लस इसका कितना है यहाँ पर 4 इंटू 1 कर लीजिए, और हाइड्रोजन का एक AMU होता है, तो इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा कितना 12 इंटू 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो ये 16 AMU हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2O ले लीजिए, H2O एक अणु है, इसका निकाल लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 H है प्लस 1 ऑक्सीजन है, 2 H में 2 इंटू 1 AMU हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक कितना होता है 16 AMU होता है, तो यहाँ पर mm हो जाएगा, ये सो कैलकुलेट करेंगे mm, तो यहाँ पर 18 AMU हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास को। एक लास्ट और है, बस इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला मास, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सूत्र द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? सूत्र द्रव्यमान। ये चीज कहाँ से आया है? जो आयनिक यौगिक हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, MgCl2 ले लीजिए, तमाम ये सब हैं। तो ये जो आयनिक यौगिक हैं ये डिस्क्रीट यूनिट यानी एक एक करके नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पर NaCl का केस अगर देखें तो जो Na+ आयन है वो कितने 6 आयनों से क्या रहता है? घिरा रहता है। यानी एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ, इस तरह से 2 3 4 5 6 ये सोडियम कुछ इस तरह से घिरा हुआ है। तो ये डिस्क्रीट यूनिट में नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। तो ऐसे आयनिक यौगिकों का जो हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसमें है अलग ये नहीं है, पर इसके जितने भी आयनिक यौगिक हैं जब भी उनके द्रव्यमान की हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनके हमको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास, ना कि एटॉमिक मास या आणविक मास, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, यहाँ पर NaCl का द्रव्यमान अगर हमें चाहिए तो इसको फॉर्मूला द्रव्यमान मास बोलेंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम कितना होता है 23 होता है, प्लस Cl का होता है 35.5, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला मास किसका कैलकुलेट करते हैं? जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनका हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो अनायनिक के कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उनका हम मॉलिक्यूलर मास या और तत्वों का हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से चीजें हैं यहाँ पर, और बहुत सारे एग्जाम्पल सकते हैं, KCl भी है, MgCl2 भी है। तो ठीक है, अब यहाँ पर है, अब नेक्स्ट उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये समझ लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।